अरे भाई 1 रुपए की चीज 10 रुपए हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे 10 रुपए की 100 रुपए हो गई। अबे 100 रुपए के 1000 हो गए हैं, 1000 के 10,000। अबे बकवास मत कर ज्यादा। अबे 10,000 के 1 लाख हैं, चक्कर आ रहा है भाई। 1 लाख, अबे 1 लाख के अब सुनेगा तो बेहोश हो जाएगा। 35 लाख, 35 लाख। ओ माय गॉड। तो आज आप समझ ही चुके होंगे हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं, हम क्या टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। आपका पसंदीदा टॉपिक क्रिप्टो करेंसी, जिसने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। लेकिन पहले उस क्रिप्टो करेंसी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल एसेट होता है। अगर मैं बोलूँ तो ई करेंसी, आपका फिजिकली फॉर्म की बजाय एक ई करेंसी काम करेगी। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, इस क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करा जाता है कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस फॉर्मेट में, ताकि इसे कोई रीजनरेट ना कर सके, रिक्रिएट ना कर सके। जैसे अभी यूज करते हो आरबीआई के द्वारा प्रिंट करे गए नोट, जैसे 200 का 500 का नोट, ये वाले यूज करते हो आप सारे। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी डॉलर यूज कर रखे हैं। तो अभी फिजिकली फॉर्म में ये सारी करेंसीज यूज होती है, जिसके थ्रू आप कुछ परचेज कर सकते हो। नोट रख लेते हैं पहले जेब में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस क्रिप्टो करेंसी को यूज करा जाएगा। कोई भी आप गुड्स खरीदते हो या सर्विसेज यूज करते हो, उसके बदले आपको क्रिप्टो करेंसी देनी पड़ेगी। और आने वाले टाइम में फिजिकली फॉर्म में जितनी भी करेंसी हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट है वो इसे अभी भी इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अभी जो फिजिकली फॉर्म में करेंसी प्रिंट करी जाती है, गवर्नमेंट के पास उसका डाटा होता है, वो सेंट्रलाइज बेस्ड होती है, जहाँ से वो क्रिएट करी जाती है। और वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, जहाँ से वो क्रिएट होगी, एक बारी अगर वो सिस्टम से बाहर निकल गई, मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू अगर डिसेंट्रलाइज्ड हो गई, क्रिप्टो करेंसी को वापस ढूंढना, वापस मंगवाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी को। तो जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अभी आपने कुछ साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करा था। उन्होंने सारे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे पुराने वाले, तो उन्होंने वापस मंगाया बैंकिंग सिस्टम में। तो वहां पे वो पॉसिबल था क्योंकि वो फिजिकली फॉर्म में गवर्नमेंट को पता था कि मार्केट में कितने नोट प्रिंटेड हैं और उन्हें वापस मंगवाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर वहां पे क्रिप्टो करेंसी होती और क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट को डिमोनेटाइजेशन करना होता, वापस मंगवाना होता, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर एक बारी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो उसे वापस मंगवाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ये जनरेट किसने क्रिएट करी और वर्क कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी जो है 2009 में जो एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो काफी फेमस है, पॉपुलर है, उसे क्रिएट करा था एक सतोशी नाकामोटो ने 2009 में। तो सतोशी नाकामोटो ने उस टाइम पे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज करके वो बिटकॉइंस बनाए थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा डिजाइन करी गई है, जो काफी सेफ है। तो बिटकॉइन फ्लो कैसे होता है, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, तो बिटकॉइन जब क्रिएट हो गया है एक बारी, तो अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना होता है बिटकॉइन, तो उसे एक माइनिंग करवानी पड़ती है बीच में, जहाँ पे माइनिंग कॉन्सेप्ट आता है और जो काफी प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट यूज होता है वहाँ पे। मतलब माइनिंग करते वक्त कम से कम पावरफुल कंप्यूटर्स यूज होते हैं और काफी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जाती है उस टाइम पे, जिसके बदले जो माइनिंग करता है उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइंस दिए जाते हैं। तो इस कारण से इस मार्केट में काफी सप्लाई आ गई है बिटकॉइंस की। अगर देखा जाए 2019 के डाटा में कम से कम एक पूरा स्विट्जरलैंड जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन करता है यूज करी गई थी। तो जब बिटकॉइन की माइनिंग होती है, बिटकॉइन कम से कम एक ब्लॉक बनने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लेता है। तो इसीलिए फिर 2011 में ऑल्ट कॉइन्स आए, जैसे लाइट कॉइन्स, नेम कॉइन, रिप्पल कॉइन्स। तो इस तरीके कॉइन्स, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जहाँ पे इतना बर्डन नहीं होता, वहाँ पे कम से कम 2.5 मिनट का ही टाइम लगता है। तो अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन, तो ये ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन वो होता है जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होती है बिटकॉइन से दो कस्टमर के बीच में, तो हमेशा ब्लॉक्स बनते हैं। तो ब्लॉक्स में डाटा रखा जाता है हमेशा। तो जो भी ब्लॉक जनरेट होता है वो उसमें नया हैश पॉइंटर होता है, वो पहले लिंक करा जाता है प्रीवियस ब्लॉक से, और टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डाटाबेस का रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन में। और ब्लॉकचेन को ऑल्टर भी नहीं करा जाता जब तक कि सारे सब्सिक्वेंट जितने भी पुराने ब्लॉकचेन है उन्हें जब तक ऑल्टर ना करा जाए। ब्लॉकचेन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा काफी ट्रांजैक्शन करी जा रही हैं ग्लोबली, और ये अभी भी अनरेगुलेटेड है। फिर भी उसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड।
करेंसी में भी दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क जो इस टाइप की करेंसी होती है, अगर मैं प्रूफ ऑफ वर्क वाली करेंसी की बात करूं तो प्रूफ ऑफ वर्क वाली करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में प्रूव करना पड़ता है मैकेनिज्म को। तो मैं बात करूं, जब माइनिंग करवाते हैं, जब ब्लॉक जनरेट होता है तो ईच ब्लॉक के लिए काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ करे जाते हैं, मतलब पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है। तो वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट को कम करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट आया, फिर ऑल्ट कॉइन्स आए, उस बिटकॉइन की बजाय फिर दूसरे कॉइन्स उन्होंने लॉन्च करे मार्केट में, जैसे अगर मैं बोलूँ लाइट कॉइन, नेम कॉइन, रिप्पल कॉइन, स्टेलर कॉइन, इस टाइप के कॉइन्स ये प्रूफ ऑफ स्टेक हैं, जहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क का कोई बर्डन नहीं होता। और अगर मैं बात करूँ प्रूफ ऑफ वर्क में कम से कम 10 मिनट लगते हैं एक ब्लॉक जनरेट होने में, और वहीं मैं बात करूँ प्रूफ ऑफ स्टेक की, वहाँ पे कम से कम एक ब्लॉक जनरेट होने में 2.5 मिनट लगते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक में सबसे बड़ी खास बात होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज होता है। तो ये तो बात होगी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आपको मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी जनरेट करी गई थी, बिटकॉइन की उस टाइम पे वैल्यू थी $1 की, अगर मैं डॉलर्स में बात करूं, और आज के टाइम पे अप्रॉक्सीमेट एक बिटकॉइन की वैल्यू पहुंच चुकी है 11 साल में $50,000। और मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो वो बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी है 35 लाख रुपए। तो ऐसा क्या है क्रिप्टो करेंसी में जो एक बहुत बड़ा बब्बल बन चुका है क्रिप्टो करेंसी, लोग इसके पीछे क्यों पागल हैं बिटकॉइंस के पीछे, कि आने वाले टाइम में ये $50,000 का $1 लाख भी हो जाएगा या $2 लाख भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मज़ेदार कहानी सुनते हैं। आपने पहले भी ये काफ़ी बार सुन रखी होगी। एक बारी एक बंदा गाँव जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा है, तो वहाँ से वो बोलता है उस मदारी को कि ये बंदर तू मुझे कितने का बेचेगा। तो वो मदारी बोलता है ये बंदर मैं आपको 100 रुपये का दूंगा। तो वो बंदा उस मदारी से एक बंदर खरीद के ले आता है। फिर वो 2-3 दिन बाद जाता है, फिर दोबारा उस गांव में जाके वो ढूंढता है कि वो मदारी कहाँ गया, और पूछता है गांव वालों से कि वो मदारी कहाँ गया। तो वो मदारी उसे नहीं दिखता। तो वो गांव वाले उस बंदे से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, आप उस मदारी को क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो बंदा बोलता है मुझे बंदर चाहिए बहुत सारे, बंदर खरीदने के लिए मैं आपको 200 रुपये देने को तैयार हूँ। तो गाँव वाले बोलते हैं बंदर हम कहाँ से ला के दे, बंदर इसे चाहिए तो ठीक है हम दे देते हैं बंदर आपको। तो ठीक, तो गांव वाले क्या करते हैं, आसपास पड़ोस के गांव के जो बंदर होते हैं जितने भी, वो इकट्ठे करके उस बंदे को वो 200 रुपये में बंदर वो बेच देते हैं। फिर वो बंदा सारे बंदर खरीद के ले आता है शहर में। फिर 10-15 दिन बाद दोबारा जाता है उस गांव में। अब गांव वालों को बोलता है कि मुझे और बंदर चाहिए बहुत सारे। तो गांव वाले हैरान रह जाते हैं ये बंदरों का कर क्या रहा है। तो गांव वाले पूछते हैं भाई साहब आपको बंदर क्यों चाहिए। तो वो बोलता है कि एक शहर में एक कंपनी आई है जिसे एक फार्मा मतलब दवाई बनानी है बंदरों से, तो उस बेसिस पे काफ़ी उस कंपनी को बंदर चाहिए। तो वो कंपनी कम से कम बंदरों के लिए वो 1000 रुपये पे करने को तैयार है। तो 1000 रुपये की ऑफर वो दे के गाँव वालों को वापस आ जाता है। अब गांव वाले सोचते हैं कि हमने इसे पहले ही सारे बंदर बेच चुके हैं, आसपास के पड़ोस के जितने भी बंदर थे उन्हें भी लाके हमने इसे बेच दिया है, तो अब हम बंदर कहाँ से लाएं। तो गांव वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। तो वो आदमी अब क्या करता है, उसी गांव में अपने दोस्त को बेचता है, बोलता है कि जाके देख के आ वो गाँव वाले बंदर लाए या नहीं लाए। उस बंदे का दोस्त उस गाँव में जाता है। जब वो जाता है तो वहाँ पर गाँव वाले काफ़ी परेशान होते हैं। तो वो बंदा पूछता है कि भाई लोगों तुम क्यों परेशान हो। तो वो गाँव वाले बोलते हैं कि हमें एक शहर से शहरी बाबू आए थे, वो 1000 रुपये पे करने को तैयार है बंदर के लिए, लेकिन हम उन्हें सारे बंदर ऑलरेडी बेच चुके हैं। आसपास पड़ोस के जितने भी गांव के बंदर थे वो भी हमने इकट्ठे करके उन्हें दे दिए, लेकिन अब उन्हें 1000 रुपये में और भी बंदर चाहिए, अब हम कहाँ से ला के दें। तो वो बंदा बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। मेरे पास काफ़ी एक बंदा है जिसके पास बहुत सारे बंदर है, उसका बंदरों का ही व्यापार है, तो मैं उससे बात करता हूँ इतने सारे बंदरों की। तो गांव वाले से वो पूछता है आप मुझे कितना पे करोगे। तो गांव वाले बोलते हैं हम आपको एक बंदर के 800 रुपये देंगे क्योंकि हमें 1000 रुपये वो देगा। तो वो बंदा बोलता है नहीं 800 रुपये नहीं, आपको मैं कम से कम उस बंदे से वो 950 रुपये में आपको वो बंदर दिलवा देता हूँ, आपको तब भी 50 रुपये बच जाएंगे उस बंदरों में। तो गाँव वाले बोलते हैं 950 रुपये, अब यार हम कहाँ से लाए, गाँव वालों के पास तो इतना कुछ होता नहीं है। तो गांव वाले क्या करते हैं, अपना घर गिरवी रखते हैं, बैंक से लोन वोन उठा लेते हैं, यहाँ से जुगाड़ कर लेते हैं और सारे पैसे रख के, अब बड़ा अमाउंट है तो बंदर बहुत सारे खरीद रहे हैं वो, तो 950 रुपये में वो उस बंदे से सारे वो बंदर खरीद लेते हैं। और अब वेट करते हैं कि वो शहरी बाबू कब आएगा
और 1000 रुपए में वो सारे बंदर बेच देंगे। तो आज तक ना ही वो शहरी बाबू दिखा उस गांव में, ना ही कुछ। अब उस गांव में सिर्फ बंदर ही बंदर हैं। अब आप समझ गए होंगे स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कहानी का अभी दूसरा पार्ट बाकी है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। अब बंदर की जगह कॉन्सेप्ट रखता हूँ मैं बकरी का। अब ऐसे ही अगेन दोबारा एक बंदा आता है गाँव में, वो बोलता है मुझे एक बकरी चाहिए, तो वो बकरी 100 रुपए में खरीद लेता है। फिर वो दोबारा वापस गाँव में जाता है और बोलता है मुझे और बकरियाँ चाहिए 300 रुपए में, तो वो 300 में भी बकरियां खरीद लेता है और ले जाता है। फिर गांव वालों को ऑफर करता है कि 1000 रुपए में मुझे सारियां बकरियां चाहिए, कहीं से भी ला के दो। तो गांव वाले वही करते हैं, उसी तरह दोबारा से उसी जाल में फंस जाते हैं उस शहरी बाबू के। लेकिन अब की बार भी वो शहरी बाबू बिल्कुल भी नहीं आता, और यहाँ पे भी बकरियों में भी गाँव वालों को 1000 रुपये का चूना लगता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे उनकी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं डूब पाती, क्योंकि जो बकरी है, बकरी क्योंकि दूध देती थी, तो उनसे उन्हें थोड़ा रिकवरी हो गया है। और दूध वैसे भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पौष्टिक होता है बकरी का दूध। और जब बकरी दूध देना बंद कर देती थी तो बकरी को उन्हें वो कसाई के पास दे आते थे। तो यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट सारी जीरो नहीं हुई बिल्कुल भी। लेकिन इसी तरीके के 2 टाइप के शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक ख़राब शेयर्स होते हैं और एक फंडामेंटली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। चाहे वो आप महंगे पे खरीदो, लेकिन वो अच्छे आपको रिटर्न देंगे आने वाले टाइम में अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी में भी इसी तरीके का बबल जनरेट हो चुका है, जो इस टाइम पे अब बोला जा रहा है कि इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट करा है $1.5 बिलियन का। तो और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एप्पल कंपनी भी इन्वेस्ट करने वाली है क्रिप्टो करेंसीज में। बड़े बड़े हेज फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके का बबल क्रिएट करा जा रहा है। तो कहना मुश्किल है कहाँ जाएगा ये क्रिप्टो करेंसी, कि वॉलेटाइल बहुत होता है, रिस्की होता है, काफ़ी रिस्की है। अगर रिस्क है तो रिटर्न भी है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी बिल ला रही है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर बैन कर दिया जाए इंडिया में। लेकिन देखा जाए तो इंडिया में कम से कम 7 मिलियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज में। अगर मैं अमाउंट में बात करूँ तो $1 बिलियन जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल लाने वाली है, और ताकि जो क्रिप्टो करेंसीज जो एक्सचेंजेस हैं उन्हें भी प्रॉपर शट कर दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो एक इन्वेस्टर्स को टाइम पीरियड दिया जा सकता है 3-4 महीने का, कि वो जितनी जल्द हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल ले। पार्लियामेंट में बिल प्रपोज कर चुकी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अब आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अब आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज सब्सक्राइब द मार्केट मजामा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।